भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर पूर्व सांसद एवं जन सेवक गोपाल शेट्टी की संकल्पना एवं मार्गदर्शन से 25 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक बोरीवली कांदिवली में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत 25 तारीख को सुबह 9 बजे कांदिवली में भारतीय खेल प्राधिकरण में स्थापित अटल जी की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ होगी। इसी दिन शाम को महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मंत्रियों एवं विधायकों का अभिनंदन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन एवं स्वर्गीय प्रमोद महाजन खेल परिसर के प्रथम चरण का उद्घाटन, जिसकी परिकल्पना पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने की थी, सोहला प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन के शुभ हाथों और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक सांसद पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हो रहा है। इस कार्यक्रम में सभी विधायक, जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के अवसर पर इस परिसर में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें पुरुषों और महिलाओं की 32 मशहूर टीमें क्रमशः कबड्डी और क्रिकेट मैच खेलेंगी। इन सभी कार्यक्रमों की मेजबानी उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल कर रहे हैं। लोक सेवक गोपाल शेट्टी ने कहा कि प्रमोद महाजन खेल परिसर में 2 किमी का जॉगिंग ट्रैक और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फीफा फुटबॉल मैदान विकसित किया जा रहा है और इस मैदान पर चरणबद्ध तरीके से विभिन्न खेलों के लिए एक स्विमिंग पूल और एक इंडोर स्टेडियम विकसित करने का इरादा है। वहीं इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। या वर्षी आपण अटल बिहारी वाजपेयीजींचा जन्मशताब्दी वर्ष म्हणून आयोजन करतोय। कांदिवली पूर्व येथे 35 एकरच्या भूखंडाला अटलजींचा नाव मी खासदार असताना देऊन तिथे अटलजींच्या एक भव्य प्रतिमा आपण लोकांनी लावलाय। तिथे आपण सकाळी माल्यार्पणचा कार्यक्रम करणार 9 वाजता, संध्याकाळी 6:30 35 एकरचा भूखंड हे महाराष्ट्र सरकारचं होतं। ते गेले 20 वर्ष अनेक वादविवादाने कोर्टात खटला सुद्धा दाखल झाला होता आणि म्हणून ती जमीन केंद्र सरकारला साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या नावाने दिले गेल्या असतानाही जेवढा विकास व्हायला पाहिजे तितका झाला नव्हता। आता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयलजी मंत्री आणि उत्तर मुंबईचे खासदार झाल्याने केंद्रातही भारतीय जनता पक्षाचं सरकार, महाराष्ट्रात पुन्हा भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आलं तर महाराष्ट्र सरकारने ती संपूर्ण जमीन आता केंद्र सरकारच्या नावी केलं आणि येणाऱ्या काळामध्ये ते 35 एकरचं भूखंडही फार झपाट्याने विकसित होताना आपल्याला पाहायला मिळेल। उद्या अटलजींच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त हा जो भूखंड आहे 13 एकरचा भूखंड आहे। आपण सर्वांच्या माहितीसाठी योगायोग हा 13 एकरचा भूखंड आणि मधला थोडा पट्टा सोडला तर तिकडे 15 एकरचा भूखंड आहे, ज्याला आपण स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेजींच्या नावाने विकसित केलं। मी आमदार असताना भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेचे शिल्पकार म्हणून बाळासाहेब ठाकरेजी आणि प्रमोद महाजन या दोघांचा नाव लौकिक होतं, तर ह्या दोन्ही ग्राउंड त्यांच्या नावाने विकसित व्हावं म्हणून मी प्रयत्न केलं आणि बाळासाहेबांचा व्यक्तिमत्वानुसार 15 एकरला आपण बाळासाहेबांचं नाव दिलं आणि 13 एकरचा ज्यांच्या नावाने विकसित करणं। पहिल्या टप्प्यामध्ये काँग्रेसचं सरकार असताना खूप संघर्ष आम्ही केलं, काम पुढे वाढलं नाही। त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आलं, देवेंद्र फडणवीसजींनी 20-22 कोटी रुपये देऊन हे सर्व कंपाऊंड वॉल आपण करून घेतलं आणि सर्व जमीन समतोल करून त्याच्यात 5-7 वर्ष गेले। पुन्हा भारतीय जनता पक्ष मधल्या काळामध्ये मग काँग्रेसचं सरकार आल्यामुळे काम बंद पडलं। सुनील केदार, जयप्रकाश मिश्रा त्यांचं नाव आठवण करतो, सुनील केदार हे मंत्री झाले आणि त्याने अनेक प्रकारचा अडथळा निर्माण केला। अटलजींच्या नावाचाही त्याने विरोध केला, परंतु तो सर्व नीटनाट झाला। पुन्हा देवेंद्रजींचं आणि एकनाथ शिंदेंचं सरकार आलं। सेकंड फेजमध्ये निधी उपलब्ध करून हा जो जॉगिंग ट्रॅक आपण बघता हे सुद्धा फुल विड्थमध्ये जॉगिंग ट्रॅक आपण बनवलेलं 2 किलोमीटरचा जॉगिंग ट्रॅक आहे। मला असं वाटतं मुंबईतही सर्वात मोठा जॉगिंग ट्रॅक हा 2 किलोमीटरचा आहे। पहिल्या फेजमध्ये आपण जॉगिंग ट्रॅक
लोकांना जानेवारीपासून वापरण्यासाठी उपलब्ध करून देणार आहोत. उद्या प्रमोद महाजनांची सुपुत्र पूनम महाजन यांच्या हस्ते 32 कबड्डीचा संघाचा उद्घाटन आपण संध्याकाळी 6:30 वाजता करतोय. दिवसात क्रिकेट खेळला जाईल, संध्याकाळी रात्री अंडरआर्म क्रिकेट खेळलं जाईल, त्याची व्यवस्था आहे. फुटबॉल ग्राउंडमध्ये आपण पाहिलं तर 4 मिनारे लागले आहेत, ते सर्व विद्युतीकरण करण्यात आलेलं आहे. ते डे अँड नाईट आपण तिकडे मॅचेस करू शकतो अशा प्रकारची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. आणि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा स्विमिंग पूल जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ह्या भागामध्ये सर्व जमिनी खेळ येणाऱ्या काळामध्ये खेळल्या जाईल अशा प्रकारची एक व्यवस्था आपण करतोय. त्याच्या व्यतिरिक्त काय प्रश्न आपल्या लोकांचा असेल तर आपण विचारा, त्याचा उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. शासनाने किती मदत केलेली आर्थिक मदत? शासनाने दोन्ही टप्प्यामध्ये 20-20 कोटी करून 40 कोटी रुपये खर्च आतापर्यंत झालेला आहे. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये मोठा पैसा लागणार आहे. ते सर्व पैशाची व्यवस्था केंद्र आणि राज्याच्या माध्यमातून आम्ही उपलब्ध करून घेऊन पैशासाठी कुठलाही काम आता अडणार नाही अशा प्रकारचं आश्वासन देवेंद्रजींनी दिलं आहे आणि पियुष गोयलजींनी दिलं आहे. एक चांगला काम हे झालं आहे की पियुष गोयलजी खासदार झाल्यामुळे त्यांची जी ताकद आहे पुऱ्या देशभरामध्ये CSRच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पैसा आपल्याला मिळू शकतो. त्या सर्व गोष्टीचाही आपण येणाऱ्या काळामध्ये उपयोगात आणून खेळ जगतमध्ये जे उत्तर मुंबईला स्पोर्ट्स हब बनवण्याचा जो माझा स्वप्न होता ते नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये आपण परिपूर्ण करू. तर खेळाडूंना चांगले प्रशिक्षण जे खेळाडू असतात ना त्यांना जे प्रशिक्षक असतात त्यांचं जे चार्जेस असतात, फीज असतात ते जास्त असतात. कारण अनेक जी गरीब मुलं त्याच्यापासून वंचित राहतात. यस, त्यासाठी काय तुमच्याकडे? नक्कीच आपण पोयसर जिमखान्यामध्ये जर पाहिलं तर आपण खूप कमी पैशामध्ये क्रिकेट आणि बाकी सर्व गोष्टीचा ट्रेनिंग तिथे दिला जातो. पुढच्या काळात आपण पूनम महाजनच्या नावाने एक व्यवस्था उभी केलेली आहे, त्याच्या माध्यमातून सुद्धा आपण प्रशिक्षणाचं काम करतो. परंतु आपण जो मुद्दा उपस्थित आहे खूप चांगला मुद्दा आहे. या ग्राउंडमध्ये पण क्रिकेट आणि बाकी सर्व गोष्टीचं प्रशिक्षण मुलांना मिळेल अशा प्रकारची एक व्यवस्थाही येणाऱ्या काळामध्ये आपण उभी करू, की ऑलरेडी आहे पण त्याला एक्सपांड करून मोठा करूया. सर, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल बनाया जाएगा उसमें चार्जेस क्या रखा जाएगा? आम आदमी इसमें आ सकता है क्या? निश्चित आ सकता है. उसमें मेरी कल्पना ये है कि उसमें मेंबरशिप किया जाएगा, लेकिन मेंबरशिप जैसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का 10-12 लाख रुपए है तो वो ना होते हुए कुछ ही लाख रुपए में मेंबरशिप लोगों को मिले, वो एक व्यवस्था हम करेंगे. और जो मेंबर नहीं बन सकते हैं उनको भी स्विमिंग पूल और बाकी सारा खेल का उपयोग वो कर पाए, इस प्रकार की भी व्यवस्था हम करेंगे. यानी जिनके पास पैसा नहीं, क्योंकि गोपाल शेट्टी ने जो बोरली में चालू किया उसके पीछे की सोच ही ये है कि जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी एक क्लब का मेंबर बनने का मौका मिलना चाहिए. आपको आश्चर्य होगा जब बोईसर जिमखाना मैंने बनाया तो 5,000 रुपये में पति पत्नी और बच्चे, ऐसा मैंने स्टार्ट किया. तो कभी कभी निःशुल्क का भी धंधा बहुत ज़ोर से नहीं चलता है, तो 150 मेंबर बने. फिर मैंने 10,000 रुपये किया तो फिर 1,000 मेंबर बने. फिर 1,500 किया तो 2,000 मेंबर बन गए. फिर लोगों ने कहा कि आप और रेट बढ़ाओ तो लोग आएंगे. फिर मैंने 25,000 रुपये किया तो फिर लाइन लग गया. 25,000 के 2,000 मेंबर बनाकर कुल उन दिनों में 6,000 मेंबर बनकर पूरा बोईसर जिमखाना हमने खड़ा किया था. और वो पैसे में से बोईसर जिमखाना हमने खड़ा किया, फिर वीर सावरकर किया. और आज आपकी जानकारी के लिए बोईसर जिमखाना एक ऐसी संस्था है जिसने सारे लोगों का पैसा वापस दे दिया. जो महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर स्टे लाया, प्राइवेट संस्थाओं को जमीन किया, तो कभी कभी निःशुल्क का भी धंधा बहुत ज़ोर से नहीं चलता है, तो 150 मेंबर बने. फिर मैंने 10,000 रुपये किया तो फिर 1,000 मेंबर बने. फिर 1,500 किया तो 2,000 मेंबर बन गए. फिर लोगों ने कहा कि आप और रेट बढ़ाओ तो लोग आएंगे. फिर मैंने 25,000 रुपये किया तो फिर लाइन लग गया. 25,000 के 2,000 मेंबर बनाकर कुल उन दिनों में 6,000 मेंबर बनकर पूरा बोईसर जिमखाना हमने खड़ा किया था. और वो पैसे में से बोईसर जिमखाना हमने खड़ा किया, फिर वीर सावरकर किया. और आज आपकी जानकारी के लिए बोईसर जिमखाना एक ऐसी संस्था है
जिसने सारे लोगों का पैसा वापस दे दिया। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर स्टे लाया, प्राइवेट संस्थाओं को जमीन नहीं देना चाहिए करके, आज भी वो स्टे है, लेकिन हमने सारे लोगों का पैसा भी वापस दे दिया और मेंबरशिप अभी भी आज भी कायम रखा है। ये पहला क्लब होगा पोइसा जिमखाना जिनको पैसा भी वापस दिया गया और पूरा मेंबरशिप भी चालू है आज। तो मेरा सोच, जो पत्रकारों ने आज यहाँ पर मुद्दा उठाया कि जिनके पास पैसे नहीं उन्होंने क्या करना है, तो जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए भी हम मेंबरशिप वो इस ग्राउंड का उपयोग करें, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। सर, इस स्पोर्ट्स क्लब की जो जिम्मेदारी है, क्या भारतीय जनता पार्टी देखेगी या किसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी को दी जाएगी? इसके बारे में मैंने परसों एक मीटिंग हुआ, उसमें बताया कि कोई पार्टी का मोनोपोली यहाँ पर हो ये हम नहीं करेंगे। वैसा उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो कुछ भी चल रहा है बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम आता तो फिर कुछ पॉलिटिकल सोच के लोग उसमें फिर जुड़ते नहीं है। इसलिए अगल बगल के सारे सोसाइटी के लोगों को लेकर उनका एक टीम बनाकर वो ये सारे ज़मीनी खेलों का व्यवस्था करे और बाकी जो गवर्नमेंट का जो बड़ा प्रकल्प होगा उसको गवर्नमेंट अपने ढंग से कर चलाएगी। इस प्रकार का भी एक सोच है। यानी एकदम मुंबई में कोई एक ऐसी जगह है जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। इस प्रकार से चलाने का इसको हम प्रयास करेंगे। सबका साथ सबका विकास। सर, हाँ। एक सवाल मेरा रहेगा, जी हाँ, इस समय देश में सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। जी हाँ, उसके लिए अभी मैं देख रहा हूँ कि झोपड़पट्टी से गरीब घर से बहुत लड़के आ रहे हैं। जी हाँ।